हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का आपको स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के अंदर। इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर आज हम पूरी बात करने वाले हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, कैसे लगता है, किन पे लगता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ऐसी कई सारी चीजें हम बात करेंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने के लिए सबसे पहले हम चलना पड़ेगा हमें कि जीएसटी के पहले क्या होता था, जीएसटी के पहले कैसे टैक्स लगते थे और वहां पर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था या नहीं मिलता था, और होता क्या है। जीएसटी के पहले क्या होता था, जैसे कि ये सप्लाई चेन, जैसे कि आप जानते हो, ये है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है, तब जाके कोई गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ गुड्स का एग्जांपल ले रहे हैं, सर्विस का नहीं ले रहे। मैन्युफैक्चरर से होते हुए कंज्यूमर तक ऐसे जाता है सामान। तो उस समय जीएसटी नहीं था, तो कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, पहले उसकी बात करते हैं। जब भी मैन्युफैक्चरर सामान बनाता था तो उसको दो टैक्स देने पड़ते थे। सबसे पहला तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसको लगता था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जो कि अगर आपने सामान बनाया है हमारे इंडिया के अंदर तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। और जब वो बेचेगा तो उसको वैट देना पड़ेगा। अगर वो स्टेट के अंदर माल बेच रहा है, स्टेट के बाहर माल बेच रहा है, तो उसको देना पड़ेगा सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी एक गुड्स के ऊपर, वैट भी लगाना पड़ेगा, और ये होलसेलर पे शिफ्ट कर देगा। होलसेलर के लिए इनपुट है, इसे बोलते हैं इनपुट। इनपुट होता है रॉ मटेरियल्स, जो भी आपने पीछे सामान को बनाने के लिए, किसी किसी को गुड्स को बनाने के लिए जो आपने पीछे सामान खरीदा है, उसके रॉ मटेरियल, उसे बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट, इसने इनपुट होलसेलर के हो जाएगा। फिर आगे होलसेलर जब बेचेगा तो वो रिटेलर से वैट चार्ज करेगा। वैट अगर स्टेट के अंदर माल बेच रहा है, वैट स्टेट गवर्नमेंट लेती है हमेशा। और सेंटर सेल्स टैक्स अगर वो स्टेट के बाहर माल बेच रहा है, फिर ऐसे रिटेलर का चार्ज करेगा। होलसेलर जो बेचेगा रिटेलर के लिए वो बन जाएगा इनपुट। ठीक है, ऐसे ही काम चलता है। तो इस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरर से होते हुए कंज्यूमर तक जाता है और ऐसे टैक्सेस लगते हैं। और अगर एक और चीज, स्टेट के अगर बाहर माल बिकता था तो वहां पर एक एंट्री टैक्स भी लगाना पड़ता था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। और जैसे कि आप जानते हैं, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कभी भी आप पे नहीं करते हो, आप अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हो सामने वाले पे। तो मैन्युफैक्चरर इन दोनों टैक्स का बर्डन कहां शिफ्ट करेगा? होलसेलर पे शिफ्ट करेगा। होलसेलर को पे करना पड़ेगा। होलसेलर अपने टैक्स का बर्डन कहां शिफ्ट करेगा? रिटेलर पे शिफ्ट करेगा। ऐसे ही फाइनली कंज्यूमर पे बर्डन जाता है, ये आपको पता है ना, कंज्यूमर बर्डन जाता है फाइनली। बट एक प्रॉब्लम यहां पर एक है, कंज्यूमर पे बर्डन जाना चाहिए, बट जो होलसेलर ने पीछे जो टैक्स पे कर दी है, जो होलसेलर ने पीछे दो टैक्स पे कर दी है, क्या उसको वापसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हाँ या ना? कि होलसेलर तो एक्चुअली में टैक्स का बर्डन बियर करना ही नहीं चाहिए उसको कोई भी, क्योंकि टैक्स का बर्डन तो फाइनली कंज्यूमर बियर करेगा, उसको तो आगे शिफ्ट करते रहना चाहिए। तो इसने जो पीछे पे कर दिया होलसेलर ने, उसको वापसी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर जब बियर करेगा तो इसको ये क्यों पे कर रहा है फिर पीछे टैक्स? इसको तो वापसी मिलना चाहिए। और ये वापसी को ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी चीज को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो भी आपने इनपुट करते हुए, इनपुट खरीदते हुए जो टैक्स दिया है, उसका आपको वापसी मिल जाना, क्रेडिट मिल जाना। ठीक है, जो आपने पे किया उसको वापसी आपको क्रेडिट आपके अकाउंट में होगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मिलता था वैट वाले में, या फिर ये जो आपने मैन्युफैक्चरर ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करी है ना, मैन्युफैक्चरर ने अगर पीछे सामान खरीदा हो ये बनाने के लिए, तो उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल जाता है। मैन्युफैक्चरर को मिलता है, होलसेलर को नहीं मिलता, ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरर ने भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए पीछे कोई इनपुट खरीदा हो और उस समय उसने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करी है, तो अभी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा है वो उसके साथ वो क्रेडिट कर लेगा, मतलब उसको पीछे वाला क्रेडिट मिल जाएगा जो उसने पे किया होगा। मतलब वैट पे ही खाली मिलता था ज्यादातर, देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर को मिलता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स क्रेडिट, और बाकी एक वैट पे मिलता था। होलसेलर को सिर्फ और सिर्फ टैक्स क्रेडिट किसका मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ वैट का मिलेगा। रिटेलर को किसका मिलेगा टैक्स क्रेडिट? वैट का मिलेगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल सकता। ये प्रॉब्लम थी।
यानी कि अगर इसने होलसेलर ने पीछे जो टैक्स पे किए सेंटर एक्साइज ड्यूटी, उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा तो फंस गया वो, उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। सीएसटी पे गया तो उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंट्री टैक्स भी अगर पे करना पड़ा उसको तो भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर उसने सर्विस टैक्स पे करा तो भी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। भाई सर्विस टैक्स यहां लगता नहीं है, सर्विस टैक्स बेसिकली सीधा कंज्यूमर पे लगता है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले ऐसे नहीं मिल पाता था, और इसकी वजह से ही एक प्रॉब्लम आ जाती थी, उसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है गुड्स के ऊपर। गुड्स में दो दो टैक्स देखो लग रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरर को दो दो टैक्स लगाने पड़ते हैं, सेंटर एक्साइज ड्यूटी और वैट। हालांकि सेंटर एक्साइज ड्यूटी पूरी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसके पीछे ऊपर पीछे क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सेंटर एक्साइज ड्यूटी लग तो रही है ना, वैट भी लग रहा है। अगर बाहर जाएगा तो एंट्री टैक्स भी लगाना पड़ेगा। यानी कि एक गुड्स के ऊपर जब एक से ज्यादा टैक्स लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। ये प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। और एक और प्रॉब्लम है कि ये इसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट टैक्स हो गया है, इसका मतलब आपको होलसेलर को पीछे टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, तभी हो गया ना टैक्स क्रेडिट, तभी तो हमारा कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। अगर ये टैक्स क्रेडिट मिल जाता तो होलसेलर ये जो गुड्स की प्राइस जो है, गुड्स की प्राइस ना बढ़ती, क्योंकि गुड्स के ऊपर दो दो टैक्स नहीं लगते, क्योंकि पीछे वाला टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। यानी कि होलसेलर को फिर आगे गुड्स का प्राइस बढ़ाना नहीं चाहिए, तो आपका गुड्स का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि दो दो टैक्स नहीं लगेंगे, तो कास्केडिंग इफेक्ट होगा नहीं। बट कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, एक से ज्यादा टैक्स लग रहा है, दैट इज प्रॉब्लम इसमें सिस्टम में थी पहले। लेकिन अब समझते हैं कि जीएसटी की वजह से क्या हुआ। जीएसटी में देखो क्या होता है कि टैक्स सारे के सारे हट गए, जो इतने सारे टैक्सेस थे, इससे कई सारे और टैक्सेस थे, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा गुड्स और सर्विसेज पे, वो है जीएसटी। और जीएसटी अगर जैसे कि अगर आप स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो तो आपको लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आप स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो तो आपको लगेगा आईजीएसटी। या फिर अगर आप भाई यूनियन टेरिटरी में सामान बेच रहे हो तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। ठीक है, तो इस तरीके का सिर्फ यही टैक्स लगेगा, सबको एक ही लगेगा टैक्स। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो तो अलग लगेगा, अंदर बेच रहे हो तो वैट लगेगा। तो ये प्रॉब्लम थी ना। अब यहां पर क्या हुआ, इससे फायदा हुआ, सारा का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आराम से मिल जाएगा। होलसेलर इनपुट टैक्स क्रेडिट मांग सकता है पीछे खरीदा हुआ सामान पे, क्योंकि उसको पता है कि भाई एक ही तरीके का जीएसटी ही पे किया, जीएसटी तो पे किया है और कोई टैक्स पे किया ही नहीं है, ना वैट है ना कोई सेंटर से टैक्स है, सिर्फ जीएसटी पे किया, तो उसका पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसे ही रिटेलर को भी मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। और फाइनली पूरा का पूरा जो बर्डन है वो कंज्यूमर बियर करेगा, इनको बियर नहीं करना होगा टैक्स का बर्डन। ये आगे अपना शिफ्ट करते हुए बर्डन टैक्स जमा कराएगा गवर्नमेंट को। मैन्युफैक्चरर होलसेलर पे शिफ्ट करेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा, होलसेलर रिटेलर पे शिफ्ट करेगा, गवर्नमेंट जमा कराएगा, और पीछे ये अपने अपने टैक्स क्रेडिट मांग सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। तो जीएसटी की वजह से क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स खत्म होगी, जो कि पहले होती थी, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस लगते थे जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट होता था। बट यहां पर अब एक ही टैक्स है, इसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से क्या होगा, अब ये टैक्स आराम से जमा कराएंगे गवर्नमेंट को, पहले ऐसा नहीं होता था। तो टैक्स इवेजन कम होगा, टैक्स लोग छुपाएंगे कम, और इसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो चलिए अब समझते थ्योरी के थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहां से बहुत अच्छे तरीके से, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से आप पढ़ भी सकते हो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड मैकेनिज्म क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट के जीएसटी के अंदर। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीएसटी का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है टू अवॉइड कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब कि टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस जो लग जाते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट इन सिंपल लैंग्वेज इज टैक्स ऑन टैक्स, एक के ऊपर लगी जा रहा है, एक के ऊपर लगे जा रहा है, क्योंकि टैक्स बहुत सारे थे पहले। अंडर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, क्रेडिट ऑफ टैक्सेस बीइंग लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अवेलेबल एज सेट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप उसका क्रेडिट इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस के साथ, क्योंकि पहले टैक्सेस दो तरीके के होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती थी, स्टेट अलग लगाती थी। ठीक है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स पे कर रहे हो तभी तो टैक्स आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता था।
आप जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पे कर रहे हो उसका उसका जो क्रेडिट है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स के साथ नहीं कर सकते, ऐसे ही वाइस वर्सा। तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जीएसटी की वजह से क्या हुआ कि एंटायर सप्लाई चेन वुड सब्जेक्ट टू जीएसटी, सिर्फ जीएसटी लगेगा पूरे सप्लाई चेन में, और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का वो कंबाइन होता है उसके अंदर, आपको अलग अलग जमा नहीं कराना पड़ता, ये एक ही पोर्टल में जमा हो जाता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा जाता है बेसिकली वो, लेकिन वो आगे आगे बांट देती है। एज अ टैक्सेस एज टैक्स चार्ज बाय सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट वुड बी पार्ट ऑफ सेम टैक्स रिजीम, एक ही टैक्स रिजीम का पार्ट है। तो क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में जो आपका क्रेडिट है वो अवेलेबल हो जाएगा एज सेट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब है जब आप पेमेंट करने जाओगे, मतलब सपोज करो कि इसको 10,000 की पेमेंट करनी है टैक्स की, तो ये क्रेडिट ले लेगा पीछे का, इसको क्रेडिट मिल जाएगा सपोज करो 5,000 का, तो फिर वो टैक्स जमा कराएगा गवर्नमेंट को, ना कि पूरा का पूरा जमा कराएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है और क्रेडिट मिल पा रहा है उसको, पहले ऐसा नहीं था। सो लेट अस थोड़ा कास्केडिंग को ढंग से और समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जैसे आपको पता है कि पहले चार्ज होती थी इनपुट पे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज ऑन द इनपुट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कैन बी अवेल्ड एज क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैन्युफैक्चर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो उन्होंने पीछे पे करी है उसका क्रेडिट ले सकता था, ठीक है, उसका मिल जाता था क्रेडिट, सिर्फ मैन्युफैक्चरर को, किसी और को नहीं। जैसे कि उसने मैन्युफैक्चर एक पेन बना रहा है तो उसने पीछे इनपुट खरीदा, प्लास्टिक, रिफिल ट्यूब, मेटल क्लिप। सो ये जो इनपुट खरीदते हुए जो सेंटर ड्यूटी पे करी होगी, सेंटर एक्साइज ड्यूटी, वो क्रेडिट मिल जाएगा उसको। सपोज करो कि उन्होंने 10 रुपए का इनपुट खरीदा, उसके ऊपर 10% एक्साइज ड्यूटी पे करी 1 रुपए की, और फिर उसने 20 रुपए का अपना पेन बनाया, फिर आगे गवर्नमेंट को उसको 2 रुपए जमा करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, 2 रुपए जमा नहीं कराएगा, वो क्या करेगा, पीछे 1 रुपए जो उसने पे किया उसका क्रेडिट ले लेगा और तब जाके वो 1 रुपए ही जमा कराएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अब कास्केडिंग नहीं हो रहा है, मतलब दो दो एक ही टैक्स लग रहा है, पीछे इसका क्रेडिट मिल जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब है इनफैक्ट ही एक्चुअली पेज द ड्यूटी ऑन द वैल्यू एडिड ओवर एंड अबव कॉस्ट ऑफ इनपुट, वो सिर्फ वैल्यू एडिड पे पे कर रहा है। ठीक है, वैल्यू एडिड पे तो पे कर रहा है, वो सिर्फ कितना पे कर रहा है, वो सिर्फ पे कर रहा है 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपए ही पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और नहीं पे कर रहा है, कास्केडिंग नहीं हो रहा है, दो दो टैक्स नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर वैल्यू एडिड पे ही सिर्फ उसको टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि जितनी उसकी वैल्यू ऐड करी है, 10 रुपए का पेन खरीदा था, सॉरी 10 रुपए का पीछे इनपुट खरीदा था, 20 रुपए का अब उसने बना दिया, तो 10 रुपए ने वैल्यू ऐड करी है ना उसकी, 10 रुपए पे 1 रुपया देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, इसने पीछे 10 रुपए का माल खरीदा था, है ना, और इसने 20 रुपए का बना दिया था, तो ये 20 रुपए का एक्चुअली में बनाया था इसने, 20 रुपए का बनाया था ना, अब 10 रुपए का बना के इसने 10 रुपए का पीछे इनपुट खरीदा, ये आगे टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, इसने 2 रुपए आगे टैक्स कलेक्ट करना है, यहां तक तो बात ठीक है, पीछे इसको 1 रुपए का टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो ये 1 रुपए ही जमा कराएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर वैट भी इसको देना पड़ रहा है, प्रॉब्लम यहां पर आ चुकी है, इसको वैट भी देना पड़ रहा है। वैट जब पे करेगा तो कैसे पे करेगा, देखो अब ध्यान से, ये 20 रुपए है, इस पे 2 रुपए ये एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, 22 रुपए हो गए। हालांकि तो 2 रुपए ना, इससे होलसेलर से 2 रुपए ही टैक्स लेगा, वो पीछे फिर अपना क्रेडिट बाद में सेट ऑफ करेगा उसके साथ, तो 22 रुपए ही होलसेलर से वैल्यू पे लेगा, लेकिन 22 रुपए के साथ एक और पहले वैट लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आ चुकी है, ये वैट लगेगा, सपोज कर वैट लगाए 3 रुपए, तो 25 रुपए का इसको होलसेलर को बेचेगा, बेचना चाहिए तो 22 रुपए का, लेकिन बेच कितने का रहा है, 25 रुपए का, तो ये गड़बड़ हो गई ना, दो दो टैक्स लग गए। कास्केडिंग का मतलब यहां पर पता क्या है, कास्केडिंग का मतलब है कि जो इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है 2 रुपए, उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया, टैक्स के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। या तो आप सिर्फ 20 रुपए का लगाते, 20 रुपए भी लगाते तब भी ठीक था, लेकिन हमने 22 पे लगाया, यानी कि टैक्स इंक्लूड है इसके अंदर। तो फिर ऐसे क्या होता है, गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, फिर आगे 25 रुपए का इसको पड़ेगा, फिर ये आगे वैट चार्ज करेगा इस 25 रुपए। देखो पीछे कितने दो दो टैक्स इंक्लूड हो रखे इसके अंदर, 2 रुपए भी 3 रुपए भी, उस पर टैक्स लग रहा है। तो ये कंपाउंडिंग हो जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग लग के गुड्स की वैल्यू बढ़ती रहती है, ये प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ जाती है और इसी को बोल रखा है हमने।
सो यही बोला कि इसके एक्साइज ड्यूटी तो उसको मिल जाएगा वापस, बट दिस मैकेनिज्म एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। बस यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हाउएवर व्हेन द पेन इज सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ही इज रिक्वायर्ड टू लेवी वैट, वैट उसको चार्ज करना पड़ेगा। सो मैन्युफैक्चरर कैन नॉट यूज द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द पेन फॉर पेमेंट ऑफ वैट। तो वो अपनी जो क्रेडिट है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का वो वैट के साथ में लगा सकता, तो उसको वैट अलग से देना पड़ेगा। एज द टू लेवीज आर बीइंग लीव्ड बाय, क्योंकि दो टैक्स कहां से लीव हो रहे हैं, सेंट्रल ने अलग चार्ज कर दिया, स्टेट अलग चार्ज कर रहा है। सो ही इज रिक्वायर्ड टू पे वैट ऑन द 22 रुपए, उसको 22 रुपए में टैक्स वो वैट पे करना पड़ेगा, 20 रुपए में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, 22 रुपए पे करना पड़ेगा। सो विच एक्चुअली इंक्लूड्स द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिसके अंदर 2 रुपए इंक्लूड है, इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, इसी को बोलते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, कि 2 रुपए में भी आपने टैक्स पे कर दिया, जो कि 20 रुपए में करना चाहिए था, 2 रुपए में भी कर दिया आपने, तो टैक्स आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, वैट आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। एज नाउ वैट इज नॉट ओनली पेड ऑन द वैल्यू ऑफ 20 रुपए, वैट अब 20 रुपए पे नहीं कर जाएगा, बल्कि 2 रुपए में भी इंक्लूड होगा, 2 रुपए में पे कर जाएगा, 20 में तो पे करा ही जाएगा, बल्कि 2 रुपए में भी आपको वैट पे करना पड़ेगा। समझ आ गया? लेकिन जीएसटी की वजह से क्या हुआ, टैक्स ही सारे हट गए, जीएसटी की वजह से सारे टैक्स ही हट गए। So under this new system, most of the indirect taxes levied by central and state government would be combined together under single levy. So GST ने बहुत सारे अपने टैक्सेस को क्लब कर दिया एक ही जीएसटी में, सब सम कहते हैं कि सारे टैक्सेस को क्लब कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। ये थे देखो टैक्सेस सारे सारे, सेंट्रल टैक्सेस अलग थे, स्टेट टैक्सेस अलग थे। सेंट्रल टैक्सेस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सर्विस टैक्स सारे लगते थे, अब सब हट गया, ये सभी में सिर्फ जीएसटी आ गया। और जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ 4 थिंग्स। सबसे पहले सी जीएसटी जो इंटर स्टेट में लगता है, स्टेट के अंदर, ठीक है। सी जीएसटी कब लगेगा, या तो आप देखो स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो, स्टेट हो सकते यूनियन टेरिटरी हो या कोई भी हो, सी जीएसटी पे करना पड़ेगा। एस जीएसटी जब स्टेट के बाहर माल, सॉरी स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो तो आपको सी जीएसटी और एस दोनों देना पड़ता है। स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो अगर आप, तो आपको आईजीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो, अगर वो यूनियन टेरिटरी है, तो आपको सी जीएसटी और यूटी जीएसटी देना पड़ेगा। यूटी जीएसटी स्टेट वाला ही होता है, एस जीएसटी जैसा ही होता है, बस नाम बदल दिया बस। इंटरगेटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहां देना पड़ता है, स्टेट के बाहर। समझ आ रही बात? अब हम बात करते हैं कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है। Any registered person can avail credit of tax paid on the inward supply of goods or services, जो भी उसने गुड्स और सर्विसेज खरीदी है पीछे, ताकि वो उससे बिजनेस कर सके, बिजनेस मतलब पीछे आगे बेच सके, तभी मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी खरीदा और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको कैपिटल गुड्स अगर आपने खरीदा है और आप सोच रहे हो कि मुझे तो जरूरी है ना ये मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैंने तो कैपिटल गुड्स जरूरी है, उस पे नहीं मिलेगा आपको। अगर आप होलसेलर सोच रहे हैं कि मैंने अगर एक कोई मशीन खरीदी है ताकि मैं अपना अच्छे से उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं, उस पे नहीं मिलेगा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि वो कैपिटल गुड है, वो एसेट बन गया आपका। एसेट पे नहीं मिलता, इनपुट पे मिलता है। इनपुट होता है रॉ मटेरियल्स, कोई रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, यानी कि आपने उसको इस्तेमाल करके बेचना है, दैट इज द इनपुट, नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको कैसे मिलेगा क्रेडिट। सबसे पहले तो टैक्स इनवॉइस का पोजीशन होना चाहिए उसके पास, उसके बाद कोई टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए ताकि दिखा सके कि भाई हाँ मैंने माल खरीदा था। ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, यानी अगर उसने अगर कोई आपको, देखो उसको कब मिलता है, देखो ये बात समझनी है आपको, अगर गुड्स उसको रिसीव होते हैं ना, तभी उसको मिलता है टैक्स क्रेडिट, मतलब टैक्स उसको तभी पे करना पड़ता है जब गुड्स उसको रिसीव होते हैं, गुड्स या सर्विसेज उसको रिसीव होती है, तभी उसको टैक्स पे करना पड़ता है। ना कि गवर्नमेंट क्या मान के चलेगी, गवर्नमेंट सिर्फ मान के चलेगी जब उसने रिसीव करी है तब उसको टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, तब उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। गवर्नमेंट ये समझती है, गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि आप जब पेमेंट करोगे तब हम मान के चलेंगे तब आपकी टैक्स लायबिलिटी, नहीं, जब अगर आपके पास गुड्स पहुंच गए, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, तब आपका माना जाएगा कि भाई आप मतलब टैक्स आपके पे कर दिया है। टैक्स मतलब आप पे लायबिलिटी बन चुकी है अब आपकी। गवर्नमेंट को नहीं पता कि आप पेमेंट कब करोगे, कभी बार क्या होता है कि आप पहले ही माल भिजवा देते हो, पेमेंट बाद में मिलती है,
क्योंकि ऐसे ही होता है हमेशा। पेमेंट आप बाद में करते हो, उधार में माल खरीद लेते हो, तो माल होना चाहिए आपके पास। जब माल आपके पास आ जाता है तब आप जीएसटी पे करते हो। सो माल आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने पेमेंट कर दी है और माल नहीं आया आपके पास, तो नहीं माना जाएगा भैया आपका, तब नहीं मिलेगा आपको कोई भी आईटीसी। ठीक है, ये आपको समझने बात। टैक्स एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर। टैक्स एक्चुअली पेड बाय द सब। बिल टू शॉप का मतलब है कि बिल होना चाहिए भाई, बिल टू शिप आपके बाकी। हाँ भाई बिल टू शिप मैंने करा दिया है, यानी कि हम समझ लेंगे, गवर्नमेंट समझ लेगी आपको माल पहुंचने वाला है, पहुंच गया मतलब लगभग। टैक्स इज एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर। टैक्स एक्चुअली सप्लायर ने पे कर दिया है भाई। अगर सप्लायर ने पे कर दिया है तो इसका मतलब आपने जीएसटी पे कर दिया होगा, क्योंकि सप्लायर तभी पे करेगा जब आप से वो चार्ज करेगा। सप्लायर अपने जेब से थोड़ी पे करेगा, मैन्युफैक्चरर जैसे कि अपने जेब से थोड़ी पे करेगा, वो आपसे चार्ज करके पे करेगा। तो अगर सप्लायर ने पे कर दिया है, इसका मतलब आपने पे कर दिया होगा। ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न। आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, मतलब आपने जीएसटी पे कर दिया होगा। इफ द इनपुट आर रिसीव्ड इन लोट्स, he will be eligible to avail credit only when the lot of the input is when the last lot of the input received। मतलब अगर कोई टुकड़ों में आपको मिल रहा है इनपुट्स, so he will be eligible to avail the credit only when the last lot of input received। वो उसको क्रेडिट उतना ही मिलेगा जितना उसको लास्ट, जितनी उसको लोट मिली है, जितनी तक उसको लास्ट का, आपको लास्ट जितना आपको रिसीव हुआ है गुड्स, उतने ही मिलेगा, बाकी के नहीं मिलेगा उसको क्रेडिट। ही शुड पे द सप्लायर द वैल्यू ऑफ गुड्स और विद द टैक्स विद इन 180 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आईटीसी क्लेम अगर आपने करना है तो एक तो सबसे पहली चीज है कि आपकी गुड्स होने चाहिए आपके पास, गुड्स और सर्विस रिसीव होने चाहिए। दूसरा है कि भाई गुड्स और सर्विस रिसीव करने के बाद आपने विद इन 180 डेज के अंदर पेमेंट भी करनी चाहिए उसको। विद इन अगर 180 डेज तक आपने पेमेंट नहीं करी, तो ये जो आपको आईटीसी आपको मिल गया था, वो वापसी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। आईटीसी जो आपने क्लेम कर दिया होगा और आपने रिटर्न फाइल कर दी होगी, आपने आईटीसी क्लेम कर भी दिया, लेकिन हो आपने पेमेंट ही नहीं करी सप्लायर को टैक्स के साथ, तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो ऐड हो जाएगा। ये वो बता रहा है, तो इसलिए 180 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन हाउएवर वंस द पेमेंट अमाउंट इज पेड, लेकिन जब उसने पेमेंट कर देगा बाद में, 180 डेज के बाद पेमेंट कर देगा, तो दोबारा से वो आईटीसी मांग सकता है। रेसिपिएंट विल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट अगेन। समझ आ रही है अच्छे से बात? चलो आगे बढ़ते फिर। वो कह रहा है कि इन केस पार्ट पेमेंट हैज मेड प्रोपोर्शनल क्रेडिट विल बी अलाउड। मतलब अगर आधी पेमेंट करी है तो आधा ही क्रेडिट मिलेगा। समझ रहे हो अच्छे से? डॉक्यूमेंट क्या चाहिए भाई? डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, इनवॉइस में दिखा दो मेरे को सप्लायर का। इनवॉइस दिखा दो, आपने जो हमने माल मंगाया था उसका इनवॉइस दिखाओ, सप्लायर से जो मिला है। इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट अलोंग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। आप इनवॉइस दिखा दो जो रेसिपिएंट है, यानी कि आपका इनवॉइस दिखा दो अलोंग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जो आपने टैक्स पे किया हो उसके साथ दिखा दो आप। या डेबिट नोट दिखा दो अगर आपने रिटर्न मंगाया हो तो सप्लायर से। या बिल ऑफ एंट्री दिखा दो, बिल ऑफ एंट्री या सिमिलर डॉक्यूमेंट अगर आपने कोई इंपोर्ट करे हो कस्टम एक्ट के द्वारा। या फिर आपने कोई इनवॉइस रिवाइज करा तो उसका दिखा दो हमें डॉक्यूमेंट। या फिर डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर हमने सर्विस दिया। समझ आ रही बात? बहुत ही सिंपल है। उसके बाद क्या बता रहा है ये? ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, टू विच इनवॉइस परटेन्स। मतलब आपने जिस वक्त आपने इनवॉइस बनाई उसके बाद आपने, सितंबर हो गया उसके बाद, और सितंबर फाइनेंशियल ईयर में हो चुका है, तो उसके बाद आपका सितंबर आईटीसी उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो सितंबर के बाद, ठीक है। और अगर रिटर्न फाइल कर दिया आपने उससे पहले, तो उसके बाद जो भी आपने इनपुट टैक्स पे किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर हमने रिटर्न पहले फाइल कर दिया सितंबर से, या फिर अगर आपने सितंबर हो चुका है, सितंबर के बाद वाला आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा अगर आपने कोई भी इनवॉइस उस समय इशू करी। इसको समझने के लिए बेसिकली हम थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, तब जाके हमें समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं कि भाई आपने इनवॉइस इशू करी थी, सपोज करते हैं 25/2021 को, और आपको रिटर्न फाइल करनी है सितंबर 2021 को। तो वो कह रहा है कि भाई देखो, आपको सितंबर तक जो भी आपने जितने भी इनवॉइस इशू करी है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा।
उसके बाद आना क्लेम कर देना, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नो आईटीसी बियॉन्ड सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर टू व्हिच इनवॉइस पर्टेन्स और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। कि भाई एनुअल रिटर्न अगर हमने फाइल पहले ही कर दिया है तो उसके बाद वाला नहीं मिलेगा, या फिर सितंबर के बाद वाला नहीं मिलेगा। समझ आ रही अच्छी बात। अगला देखते हैं, इनवॉइस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला केस। कि भाई अगर हमने सर्विस ली है, मे डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर इन द सेम मंथ। मैं जरा ऊपर वाला बता दूं आपको, जो आपका लोट्स वाला था ना, इसमें क्या पॉइंट था बेसिकली, जब तक वो कहना चाह रहा है कि जब तक आपके लास्ट लोट रिसीव नहीं होता था तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल दे सकते। जब तक आपका आखिरी आखिरी जो इंस्टॉलमेंट है, या आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे भी कह सकते हो, लास्ट लोट जब तक रिसीव ना होता, क्योंकि हमें ज्यादातर रिसीव वाला देखते हैं। गुड्स जब तक आखिरी आखिरी गुड्स तक आखिरी आपके गुड्स है, वो जब तक इंस्टॉलमेंट में नहीं आ जाते तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। ये पॉइंट था। ये आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कह रखा है कि आपको क्रेडिट, अगर आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को लेना है, ठीक है, सो मे डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेम मंथ। उसी मंथ पे लेना पड़ेगा। मे डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेम मंथ। ठीक है, उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूशन जब कर रहा है वो, इन विच व्हेन इट इज अवेल्ड द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, ये सब क्रेडिट जो है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग मिलते हैं उसको। द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल इशू इनवॉइस, उसको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी अपनी, अंडर द रूल दिस इनवॉइस रूल के हिसाब से। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन सब केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में बता रखा है कि आईटीसी किसमें अवेलेबल नहीं होगा। सबसे पहला, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वीनियंसेस। बेसिकली उनको आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज कॉन्सेप्ट मेरे को बता दो क्या होता है। जैसे कि नॉर्मल पेमेंट आपने देखी होगी जीएसटी में क्या होती है, कि भाई सप्लायर है कोई, रिसीवर है गुड्स और सर्विस का, उससे था, और वो रिसीवर उसको जीएसटी देता था, बाकी सप्लायर आगे गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करता था, है ना, यही होता था। पर रिवर्स चार्ज में उल्टा है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर तो लेगा गुड्स और सर्विसेज से, उसका प्राइस भी लेगा, बट जीएसटी रिसीवर जमा कराएगा, सप्लायर नहीं कराएगा। हमेशा यही होता ना कि सप्लायर कराता था, लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर नहीं कराएगा, वो खुद रिसीवर कराएगा। इसका रीजन हो सकता है, कि सप्लायर हो सकता है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही ना हो, उसमें जीएसटी का नंबर ही ना हो, तब रिसीवर को कराना पड़ता है। ऐसे कई सारे होती है, यहाँ पर बता भी रखा है कब होता है। देखो, एक को होता है कि भाई सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कर रहे हो तो आपको जमा कराना पड़ेगा भाई। सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने बता रखा है, तो वो इन्होंने बता रखा है कि भाई किसका होता है। सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि अगर आप अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलता है जब आप खुद, आपका जब पीछे से सामान ले रहे हो, कोई रॉ मटेरियल्स या कुछ भी जिससे आप आगे बेच रहे हो। बट यहाँ तो ई कॉमर्स ऑपरेटर एक बीच में एग्रीगेटर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रिवर्स चार्ज लगता है, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी चार्ज लगेगा जीएसटी का, आपके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी लगेगा। कि इफ अ सर्विस प्रोवाइडर, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन से होते हैं, जैसे कि ओला, उबर, ओयो, मेक माई ट्रिप, ये सब क्या है, इनके पास कोई भी ओनरशिप नहीं होती। जैसे कि ओयो है तो ओयो होटल, ओयो क्या है कि इसके पास कोई होटल की ओनरशिप किसी के पास भी नहीं है ओयो के पास। ओयो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहां पर आपको, ओयो को तो टैक्स जीएसटी देना ही पड़ता है, साथ ही साथ आपको भी देना पड़ेगा, बट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से भेज रहे हो, गलती आपकी है। तो ये आपको समझना है। यहाँ पर हाउस कीपिंग सर्विस होगी तो इनको नहीं मिलता। ठीक है, जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इन पे रिवर्स चार्ज लगता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी लगेगा, आपके ऊपर भी लगेगा, और आप जो बेसिकली कमीशन चार्ज करोगे ना, कमीशन जो इनके बीच में कमीशन डिसाइड होती है, उसके ऊपर भी लगेगा, ऐसे लगता है इसमें जीएसटी। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर फिजिकल प्रेजेंट नियर टैक्सेबल टेरिटरी पे, तो उसके कोई रिप्रेजेंट पर्सन होगा, उसके पापा मम्मी भाई बहन किसी से भी लिया जाएगा। ठीक है,
So if there is no representative, the operator will appoint a representative who will be liable to pay GST. समझ आ रही है अच्छे से बात? तो ये आपको समझना है कि भाई इनको जो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करता है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। और या तो आपका पीछे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है या फिर कोई जो सर्विसेज जो आपका मेंशन कर रखी है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये वही बता रखा है इन्होंने, देखो सब कुछ वही लिखा हुआ है सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 में, मोटर व्हीकल्स अदर कन्वेंस एक्सेप्ट अंडर सब, इनको नहीं, इन पे आईटीसी इनको क्लेम नहीं करने की इजाजत होती, ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते मोटर व्हीकल वाले और अदर कन्वेंस वाले, ठीक है। वही चीज है इसमें, और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वाले ही होते हैं ये। फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू, सॉरी ये वो वाले गुड्स ऐसे हैं जो कि मेंशन कर रखे हैं सीजीएसटी एक्ट में कि इन पे आईटीसी क्लेम करने की इजाजत नहीं है। मोटर व्हीकल जो कि सामान ले जाते हैं या फिर जो पैसेंजर ले जाते हैं, पैसेंजर्स ले जाते हैं जो इधर से उधर, जो कन्वेंसेस होते हैं उन पे आईटीसी क्लेम करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। वैसे ही कोई फूड एंड बेवरेजेस का बेच रहा है कोई, और कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ सर्विसेज है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह है, उन पे जीएसटी लगेगा तो सही, पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते वो। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, रेंट अ कैब, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाले लोग, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन, वो कर दी है भाई, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया उनके लिए, उन पे आईटीसी क्लेम नहीं लगेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज when supplied for construction of immovable property, कोई immovable property जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस when supplied for construction, कोई immovable property कोई बनानी है आपने, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम नहीं कर सकता। वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई फॉर एक्सेप्ट लिखा हुआ है कि भाई जो अगर इनपुट सर्विस है वहां पर तो कर सकता है। गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी बनानी है कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो कि हिल नहीं सकती वहां से, वहां पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। वही चीज है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीन छोड़ के, ठीक है। और वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, वही चीज है भाई। जैसे कि आपने कोई बिजनेस के लिए कोई ऐसी मशीन खरीदी और उससे बिजनेस करना है, वहां अगर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। गुड्स और सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मैंने बताया ना वो एक कॉम्पोजिशन स्कीम होती है। कॉम्पोजिशन स्कीम होती है बेसिकली ऐसी स्कीम होती है जिसमें क्या करते हो आप, आपको ना जीएसटी अलग तरीके से देना पड़ता है, टर्नओवर के साथ देना पड़ता है, तो वहां नहीं होनेगा। गुड्स और सर्विस वो प्राइवेट और पर्सनल कंजम्पशन, कुछ आपने प्राइवेट के लिए यूज कर लिया गुड्स, वहां कहां से मिल जाएगा? कोई चोरी हो गई गुड्स, नहीं मिलेगा। एनी टैक्स पेड ड्यू टू शॉर्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रॉड, कुछ फ्रॉड वगैरह कर दिया तो वहां नहीं होगा भाई, ठीक है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अंडर जीएसटी आईटीसी अवेलेबल, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं जिसमें आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा आपको? अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इज एंटाइटल्ड टू आईटीसी ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। मतलब कि देखो सपोज करते हैं कि वो गुड्स खरीद के जैसे लाया इनपुट, तो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर अगर वो रजिस्ट्रेशन कराया था तभी वो आईटीसी क्लेम के लिए लायबल है, ठीक है। कौन सा इनपुट होता है? जैसे कि इनपुट सेमी फिनिश गुड, जो भी पूरे तैयार नहीं हुए हैं, और फिनिश गुड हो सकते हैं क्योंकि कई बार फिनिश गुड भी खरीद लेते हैं लोग, जैसे रिटेलर खरीद लेता है फिर आगे बेचता है। ऑन द डे इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लायबल टू पे द टैक्स। कौन सा डे कह रहा है ये? कि भाई जिस दिन आप लाए, ठीक है, मतलब उससे जस्ट दिन पहले अगर आपके पास इनपुट है, मतलब कहना चाह रहा है कि जिस दिन आप लायबल हो टैक्स पे करने के, उसके जस्ट एक दिन पहले आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ये कह रहा है वो, ठीक है। अ पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सीजीए इज एंटाइटल्ड टू आईटीसी, ठीक है, आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। हेल्ड इन स्टॉक जो आपका है वही चीज, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब हमने रजिस्ट्रेशन कराई थी उसके जस्ट दिन पहले ही। अ पर्सन स्विचिंग ओवर टू नॉर्मल स्कीम अंडर फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम, भाई अगर आप नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो कॉम्पोजिशन छोड़ के, तो वहां भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। वेयर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई एग्जाम होता है कि भाई इसमें लगेगा, द पर्सन मेकिंग सच सप्लाई शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, he shall has to entitled to take credit on the capital goods used expressly for the such exempt, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई जो exempt goods और सर्विसेज है, मतलब जैसे कि अल्कोहल वगैरह पे अगर उस पे भी जीएसटी लग जाता है तो वो पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है, और वो साथ ही साथ कैपिटल गुड्स को भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि उसने भी यूज करे है वो, ठीक है, क्योंकि उसके साथ ही यूज करे थे,
तो वो भी उसको आईटीसी क्लेम मिल सकता है। आईटीसी इन all above the cases is to be availed within 1 year from the date of issue of invoice by the supplier। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईटीसी 1 साल के अंदर अंदर लेना पड़ेगा जब उसकी डेट इश्यू हुई थी सप्लायर से। सप्लायर जब इनवॉइस इश्यू करा था उसके 1 साल के अंदर अंदर उसका आईटीसी मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा उसको। ठीक है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, कुछ भी अगर चेंज होता है कि भाई वो रजिस्टर्ड पर्सन का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, जो आईटीसी उसने यूटिलाइज नहीं कर पाया, शैल बी अलाउड टू बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। मतलब कि भाई जो ट्रांसफरी है, उसने अगर कभी बेच दी तो दूसरे बंदे पे फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अब पर्सन स्विचिंग ओवर फ्रॉम कॉम्पोजिशन, वही कॉम्पोजिशन स्कीम से अगर वो नॉर्मल स्कीम में जा रहा है तो आईटीसी अवेल कर सकता है। आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड हेल्ड इन स्टॉक। ठीक है। ये अंडर सेक्शन 10 की बात कर रहा है। और as well as capital good will have to be paid। ITC availed in respect of goods as well as capital, उसको capital goods का भी मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10 के हिसाब से। पहले उसमें नहीं मिल रहा था, सॉरी पहले भी मिल रहा था, वो गलती हो गई थी वहां पर। कैपिटल गुड्स पे भी उसको मिलेगा आईटीसी क्लेम। ठीक है। जब भी ऐसा कोई चीज होती है, जब भी भाई वो अगर कॉम्पोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में जा रहा है या फिर कोई एग्जम्प्ट गुड्स है उसको ट्रांसफर कर रहा है, उसको मतलब उसमें अगर जीएसटी लगे तो उसको कैपिटल गुड्स पे मिल जाएगा। और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीन ऑन विच आईटीसी इज टेकन, मतलब आईटीसी जिसमें ले लिया उसने कैपिटल गुड्स पे, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी अवेल्ड माइनस द रिडक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे थोड़ा टैक्स लेगी। जिसपे अगर कैपिटल गुड्स आईटीसी ने लिया था और उसको सप्लाई कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा टैक्स ले लेगी, 5% फॉर एवरी क्वार्टर। ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। पूरा का पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है अच्छे से। पूरा का पूरा ये सारे पॉइंट्स सारे के सारे यार, ये पूरा का पूरा मैं डाल दूंगा आपको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छी है ये खुद सीबीआईसी ने लॉन्च करी है, पीडीएफ है उनकी, तो ये वहां से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। तो मिलते हैं चलो अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।